चलो बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। और व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 2 गो 4 गो था। अगर आपको मान लीजिए कोई परिपथ हो, इलेक्ट्रिक सर्किट हो, उस सर्किट में आपको 5 से या 4 से या ऐसे कुछ 6 सर्किट परिपथ में दे दे और प्रतिरोध का कह दे समतुल्य धारिता निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नॉर्मली अगर हम बनाते थे कैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये हमको सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया आर आर। तो नॉर्मली सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, आर आर जोड़ देते थे, 2R हो जाता था। लेकिन यहाँ पे रही बात कि अब 4 5 6 7 कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे, तो इसके लिए आता है हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा, इसका सर्किट का डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। इसका हिंदी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब सेतु। तो अब इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वही बात होता है, तो क्या सेतु लिखा जाए, इससे बढ़िया आप इंग्लिश याद रखिए। कुछ इसका सर्किट इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु के लिए, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। हमको तो बहुत परेशानी होता था बनाने में, फिर उसके बाद धीरे धीरे सीख गए हैं। एक फिर यहाँ से ऐसे कुछ, और फिजिक्स में आपको मालूम है ऐसा अगर सिंबल रहता है तो किस चीज़ का सिंबल रहता है जी, प्रतिरोध का, ठीक है, रेसिस्टर का। और हमने यहाँ पे कितने रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया, 5 प्रतिरोध को जोड़ दिया। अगर यह R1 ले लिए तो यह इसको R2 ले लीजिए भाई साहब, इसको R3 ले लीजिए, इसको R4 ले लीजिए, ये क्या हो गया, R5 हो गया। अब यार ध्यान से समझिए, देखिए व्हीटस्टोन जो होता है सेतु जो होता है कुछ इस प्रकार से रहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। इसमें 5 गो प्रतिरोध है, ठीक है, 5 गो प्रतिरोध है और इस 5 गो के लिए हमको काम करना है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ने क्या कहा कि यह जो मिड वाला जो प्रतिरोध होता है R5 जो होता है प्रतिरोध, 5वां जो प्रतिरोध होता है जो इन दोनों के, इन सभी के मिड में जुड़ा रहता है, मध्य में जुड़ा रहता है, या इसके जो दोनों कॉर्नर होते हैं, दोनों सिरे होते हैं, एक ऐसे सरफेस से जुड़ते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सतह होता है। यानी कि इक्विपोटेंशियल यानी समविभवी सतह का अर्थ है समविभवी सतह। और समविभवी सतह आपको मालूम ही है, अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 5 वोल्ट हुआ तो यहाँ पर भी कब वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पर 2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तो समविभवी सतह यह हो जाए, कौन सतह, ए और बी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बी ही ले लेते हैं, बी, और तो ए और बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमको सवाल बनाने में सहूलियत होगा, इसीलिए आखिर ए और बी आगे चल के बराबर करें, इससे बढ़िया कि अभी हम रख देते हैं ए और ए दोनों को, चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभवी सतह है। और समविभवी सतह का प्रॉपर्टी होता है कि दोनों एक विभव क्या होता है, दोनों का विभव समान होता है। अब देखिए लेने के बाद व्हीटस्टोन ने बोला कि अगर यह बैलेंस सेतु रहेगा, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो कॉन्सेप्ट बताता है कि यदि यह बैलेंस रहेगा तो इस वाले इधर का रेशियो बराबर होगा इधर के रेशियो के, अर्थात R1/R2 इक्वल होगा R3/R4 के। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ले दे के भाई साहब बात है कि हमको इतना सिद्ध करके लाना, आप जैसे भी आप करके लाइए, ठीक है। तो वही बात करें व्हीटस्टोन सेतु के लिए, यानी कि R1/R2 और R3/R4। अब सवाल पैदा यह हो रहा है कि बीच वाला का क्या सीन है सर, ठीक है। तो बीच वाला का सीन यह है कि अभी बताए हैं ना कि ए और बी ये 2 पॉइंट है और दोनों समविभवी है। और समविभवी का गुण यह होता है कि दोनों पे वोल्टेज क्या है, बराबर है। अगर मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कब वोल्ट है, 5 वोल्ट है। और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, जहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाता है वहाँ पे करंट का मान कभी होता है, पॉसिबल नहीं रहता है। यानी इसमें अगर हम कह सकते हैं कि R5 में करंट का मान कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो धारा इसमें बहबे नहीं करेगा, ठीक है। तो वही बात है कि धारा जब इसमें आएगा नहीं तो इसको रहने या ना रहने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा है। 5वें प्रतिरोध में कोई करंट नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली इसको जोड़ा गया है। और नॉर्मली जोड़ा गया तो नॉर्मली जोड़ने से क्या फायदा भाई साहब, इसको हम यह मान के चलेंगे इसमें करंट नहीं जा रहा था, इसका फिलहाल तो कोई काम हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा, ठीक है। अब इस पे काम करना है हमको। तो एक आप पढ़े होंगे, हमने क्या लिया कि व्हीटस्टोन सेतु में 5 प्रतिरोध लिया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बाई ओम्स लॉ, ठीक है, बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से। और ओम के नियम से हम क्या पढ़े भाई, V = IR,
यह 10th में ही मिल जाता है, V बराबर आई आर। तो एक काम करते हैं, इस जो ये परिपथ है, इस सर्किट है, इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सर्किट में मान लीजिए यहाँ पे इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव तो यहाँ पे V वोल्ट है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर 5 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर इस सिरे पे 5 है तो यहाँ पे 0 है, तभी तो जाके हमारा विभवांतर 5 आता है। तो इसीलिए हम पहले ही बोल दिए कि यहाँ पे अभी प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है, V वोल्ट है तो 0 वोल्ट है। अब मालूम है कि करंट यहाँ से जाएगा, निकल के जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पे करंट आएगा। तो यह देखिए ऊपर वाला देखिए, तो यहाँ से करंट जैसे आएगा यहाँ तक तो आई ही करंट आएगा, लेकिन यहाँ से 2 भाग में बटा हुआ है, तो इसमें I1 करंट चल जाएगा, इसमें I2 करंट चलाएगा। अब आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक ध्यान दें, चूंकि इसको मानना ही नहीं है, इसको हम नेगलेक्ट करके चल रहे हैं फिलहाल, चूंकि 5वां प्रतिरोध नहीं है। तो 5वां प्रतिरोध, तो यहाँ पे I1 है, तो यही आप पढ़े होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सबके लिए बराबर होता है। नहीं, इसमें अगर I1 धारा मिल रहा है तो ये भी तो सीरीज में तान दीजिए धर के देखिए, एक लाइन में आ जाएगा। नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये देखिए इसमें भी धारा का मान क्या आएगा, I1 ही आएगा। ठीक, यहाँ पे कोई धारा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर लेकिन यह देखिए, यह और यह इसको तानिए तो देखिए, तो ये ऐसे कुछ आएगा कि नहीं, तो यह किस में आ जाएगा, यह आ जाएगा किस में भाई साहब, तो यह आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज केवल समान रहता है। तो यह इसमें I2 आएगा और इसमें भी क्या आएगा, I2 आएगा। ठीक है, मेरे बात करते हैं बाबू, अगर इसमें I1 धारा चल गया तो इसमें I2 आ जाएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, चूंकि ये सीरीज हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। बस इसी पे हमको काम करना है। अब बताइए, यहाँ पे अगर हम मान ले रहे हैं एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेके जाइएगा तो पॉजिटिव यहाँ पे V वोल्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। और धारा इधर से इधर जा रहा है, तो कोई भी चीज़ किधर से किधर जाता है, यानी कि उच्च पोटेंशियल से न्यूनतम पोटेंशियल की ओर, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि धारा धारा देखिए, एक लूप फाइल ले लीजिए, लूप नहीं कहिए, एक सर्किट यहाँ से यहाँ धारा है, और फिर एक बार धारा एक बार यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है। तो हमको क्या करना है कि बताइए, यहाँ से यहाँ धारा जा रहा है, तो दिमाग पहले का दिमाग सोचना है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए पानी ही बह रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहता है। मेरे कहने का अर्थ है कि पानी जो बहता है, तो पानी बहता है, जो पानी बहता है तो पानी क्या होता है कि एक ऊंचाई पर रहता है, तो उसमें हाई पोटेंशियल आता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी चलाता है। तो पोटेंशियल इसीलिए बहता है पानी, ताकि उसको हाई पोटेंशियल से बहता है, कहाँ किस पोटेंशियल की ओर, लो पोटेंशियल की ओर बहता है। तो इसे धारा बहा है, यानी कि हम बात करें कि इस वाले पॉइंट पर आपको बताना हो कि इसमें किस में वोल्टेज ज़्यादा है। अरे तो भाई धारा है से बह के गया, यानी ज़्यादा से ना कोई भी चीज़ कम की ओर जाता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट का वोल्टेज क्या है, कम है। तो इस फार्मूला को लगाएंगे, ओम का नियम, इस वाले के लिए, यहाँ से यहाँ यूं, ठीक है। तो यूं छोड़िए, पहले ये इधर आइए, देखिए V यहाँ से V, तो V पोटेंशियल, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव के बीच का अंतर। तो एगो विभव ही है, एगो विभव ही है, तो V में से क्या घटा दीजिएगा, ये घटा दीजिएगा, बराबर है I क्या है पे I1, R क्या है R1, समीकरण 1 मानिए, बात खत्म, काम खलास। ठीक है, फिर यहाँ से धारा कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ से यहाँ आया है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पोटेंशियल कम है, यानी क्या मान लेंगे, A में से क्या घटा दीजिएगा, 0, यानी कि V बराबर आई लगाइए, तो V मैंने विभवांतर, यहाँ पे एगो ये विभव है, 0 विभव है, तो यानी कि इधर से इधर जा रहा है, तो A में से क्या घटा देंगे, 0, और I के लिए क्या हो जाएगा, I1 और R3, समीकरण 2 मान लीजिए। अगेन काम करिएगा, अगेन मतलब फिर से। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब। ठीक है, फिर अब एक ऊपर वाले के लिए काम, जस्ट वही काम रिपीट करेंगे नीचे वाले के लिए, यानी पोटेंशियल इधर से इधर आ रहा है, यानी कि धारा इधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो V, तो चलिए V, ठीक है, अच्छी बात है। V में से क्या घटाएंगे, A घटाएंगे, बराबर। फिर IR, तो I क्या है इस प्रतिरोध के लिए, I2 है, और यहाँ पे क्या है, R2 है, समीकरण 3 मान लीजिए। चलिए, अब धारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, इतना तो महसूस हो रहा है ना भाई। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ धारा जा रहा है, अपन का करंट जा रहा है, तो अपन का करंट जा रहा है भाई साहब, अपन चलिए इधर 56। ठीक है, A से 0 की ओर, यानी कि दिमाग लगाइए, फील करिए, महसूस करिए, ये तो समीकरण समझ गया। अब यहाँ से यहाँ जाना है, तो बताइए किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, अरे इसका ज़्यादा है, तब नहीं इधर जा रहा है। तो एक बात बताओ भाई, जब इसका ज़्यादा इधर जा रहा है, तो ज़्यादा वाला में से कम घटा देंगे, यानी कि क्या करेंगे, A में से क्या घटा देंगे, 0 घटा देंगे, और उसके लिए क्या आ जाएगा, IR, तो R क्या है, I क्या है, I2 है, और R क्या है, R4 है, समीकरण 4 मान लीजिए। बस काम खालास। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, करेंगे काहे नहीं करेंगे भाई साहब। आइए इधर, चलिए अब आ गया इसमें डिवाइड करने का बात। ठीक है,
अब देखिए समीकरण में जब आप ध्यान से देखिएगा तो समीकरण में आपको एक चीज़ दिखाई देगा। अब वह चीज़ क्या होता है कि होता कुछ नहीं है भाई, आप देखना रहता है आँख आपका जितना, अगर ध्यान लगेगा समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग दीजिए, 3 वाला साइड बराबर इधर वाला कट जाएगा, तो हमको फायदा मिलने वाला है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण किसे भाग देना है जी, 3 से भाग देना है, सीधे सीधे लिखते हैं डिवाइड, क्योंकि शॉर्टकट में निकलना हम लोग को, ठीक है। तो v माइनस ए में भाग दे देना है, समीकरण 3 में v माइनस ए I1 R1, ठीक है। समीकरण 3 I2 R2, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, एक बच जाएगा, और एक बच जाएगा तो हमको I1 और I2 का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, I1 I2, तो I1 के जगह पे क्या चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो R2 चलेगा, ये नीचे चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, R1 बच जाएगा। यह हमको समीकरण में मिला, ठीक है। दिमाग लगाइए, I1 बट्टा I2, तो I1 बट्टा I2 इधर छोड़ेंगे, इधर लेके जाएंगे तो R1 कहाँ चल जाएगा, I1 के सामने, सॉरी R2, R1 कहाँ चलेगा, कौन सी के सामने, I2 के सामने। तो इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, आगे हमको काम देने वाला है, ठीक है। अब देखिए समीकरण, इसको काम करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 4 से भाग देते हैं। अब गधा वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट है, कुछ बेनिफिट उठाते हैं यहाँ से। इधर उधर वाला हमको सेम ही दिख रहा है, कट के पहले ही क्या आ जाएगा, एक, तो हम पहले ही क्या कर देते हैं, एक बना देते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद I1 R3 है, डिवाइडेड बाई समीकरण कौन सी 4, तो I2 और क्या भाई R4, यही ना है। चलिए अब यहाँ से फिर हम I1 और I2 का वैल्यू निकालते हैं, तो I1 I2 निकाल लीजिए भाई साहब, कोनो दिक्कत नहीं है। I1 तो ये बताइए I1 है, तो अगर हाई नीचे जाएगा तो R3 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, और I1 के सामने क्या आएगा R4 बटा R3। इसको समीकरण आपको मानना है तो क्या मान लीजिए, समीकरण 6 मान लीजिए। अब ये दिमाग लगाइए, आपको 2 समीकरण 5 और समीकरण 6 को देखिए, और जब समीकरण 5 और समीकरण 6 को देखिएगा तो आपको एक दिमाग खुलेगा कि इक्वेशन के एक साइड बराबर है, तो जब एक साइड बराबर हो जाता है तो अपोजिट वाला साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसीलिए समीकरण इधर लिख देंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 से, ठीक है, एक साइड बराबर तो एक साइड अपने आप बराबर, हाँ। तो चलिएगा, तो क्या हमारा यहाँ से बन के चला आया, ठीक है, R2 रेशियो R1, R4 रेशियो R3, या इसको आप ऐसे भी उलाट सकते हो, R1 बाई R2, तो इधर वाला भी उलाट दो, R3 बाई R4। अब आप देख लो आपको करना क्या है, ठीक है। हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगर एक साइड हम उलाट देते हैं तो दूसरे साइड भी इक्वेशन के क्या कर सकते हैं, उलाट सकते हैं। और यहाँ से हमारा देखिए इतना सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव। अब देखिए इसमें कुछ अगर बात लिखना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 प्रतिरोध इस प्रकार से लेते हैं कि जैसे कि जिसमें मिड वाला, मध्य वाला जो होता है प्रतिरोध R5 है, 5वें प्रतिरोध में धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतना बात शब्द में लिख लीजिएगा। उसके बाद ओम का नियम लगाइएगा, इतना करिएगा और फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप उस क्वेश्चन से फायदा उठाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, धमाका ठोकिए लाइक महाकाल की कसम, जय हो। देखो जो ऑप्शन सही है, पहले दिमाग लगाता सब, देखो क्वेश्चन बनाता सब। मान लो कि यहाँ से बैटरी जोड़ा गया होगा, कोई बैटरी का ही हो गया, ये हो गया, भी हो गया 0 वोल्ट हो गया, तो इसमें से धारा, इसमें I1 धारा आ जाएगा, इसमें I2, इसमें I3। अब ठीक, तो अरे पागल सब काम करता सब, तो देखोगे इसमें सेम धारा जा रहा है, इसमें I2 सेम धारा जाएगा, इसमें I3 सेम धारा जाएगा। तो देखोगे कि हम इस प्रकार के परिपथ को रिजॉल्व करने के लिए क्या बताता है, दोनों श्रेणी में दिख रहा है, श्रेणी काम करो तो श्रेणी वाला हो जाएगा। तो ये कैसे परिपथ जानते हो, 2 को मिलके 1 बन जाएगा, 2 को मिलके 1 बन जाएगा, 2 को मिलके 1 बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से परिपथ डिजाइन होगा, ठीक है। हाई 2 को मिलके 1 बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से परिपथ डिजाइन होगा। फिर कौन नंबर होगा, अभिनव तुम लोग भांग पी के बोल रहा है। 2 को आर जोड़ोगे कब हो जाएगा, 4 को आर, हाई को आर हो जाएगा, 2 को छोटका आर, फिर 1 हो जाएगा, 4 को आर। कोई दिक्कत, देखो तो हाई कौन सी में आ गया, सब समानांतर में। और समानांतर में आ जाता है तो क्या करते हैं, उलट के जोड़ते हैं, ऐसे बोलो, यानी कि 1/4 1/2R, ठीक है, फिर 1/4R। इसका लघुत्तम क्या आएगा संतोष, 4R। तो है यही कट जाएगा। देखो अब जो टॉपिक है फ्यूज तार का टॉपिक है, ठीक है। और फ्यूज तार में हम क्या सीखते हैं, पहले जाओ सीख लो। अब देखो फ्यूज तार है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा, पावर वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है। बिजली बिल निकालना सिखा देंगे तुम लोगों की। पंखा अगर लगातार 24 घंटा चल रहा है, 100 वाट का पंखा, तो कितना बिजली बिल आएगा महीना का। भाई आखिर 12 वाट का बल्ब जल रहा है तो महीना का बिजली बिल कितना आएगा, सब निकालना सिखा देंगे। तो देखो फ्यूज तार किसे कहते हैं, पहले नंबर तो सवाल यही उठता है। तो यह घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाली तार होती है। और बाबू फ्यूज तार जो बोर्ड होता है, आप बोर्ड, अगर बोर्ड को ध्यान से देखोगे, जब घरों की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होती है, एक यहाँ पर जनरली हमारे घरों में एक ललका बॉल यहाँ पे लगा दिया जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसा पिन प्लगर रहता है, ऐसे कुछ,
ठीक है। और इसमें बटन में रहता है छुटपुटिया इसे, है ना। और इस यहाँ पे एगो रहता है फ्यूज, है ना, निकाल लिया जाता है। तो निकाल लेते हो, देखो कभी ऐसे निकाल लीजिए, उसमें तार बांध दिया जाता है। और जो तार बांधा जाता है ना, उसी तार को क्या कहते हैं? फ्यूज तार कहते हैं। अब देखो फ्यूज तार बनता किसका है? फ्यूज तार वास्तव में क्या होता है? मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है फ्यूज तार। क्या होता है बाबू? मिश्र धातु होता है, ठीक है। और इसे हम सेफ्टी तार के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों? पहले जानो, मिश्र धातु होता है, मैंने जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिल करके मतलब तार बनता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें टीना समझता है ना। फ्यूज तार जो बनता है, टीन और लेड मतलब शीशा, दोनों से बनता है। कौन चीज़? फ्यूज तार। फ्यूज तार किससे बनता है? टीना और लेड मिलाया जाता है, क्या बनता है बाबू? जिसमें टीना की मात्रा रहती है 61.9% और 38.1% किसकी मात्रा रहती है? शीशा की, लीड, तब मिला के बनता है। इसके सेफ्टी तार इसलिए कहा जाता है, एगो मान लो कि यहाँ से तुम बोर्ड अपना जोड़ दिया, इतना ना ज़्यादा करंट तुम्हारे बोर्ड में चल आया कि बोर्ड तुम्हारा धनका देगा, यानी जला देगा, तुम्हारा बोर्ड क्या हो जाएगा? जल जाएगा, घर में आग भी लग सकती है और इससे हानिकारक दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन तब वैज्ञानिक लोगों ने क्या सोचा कि मेन सर्किट में यहाँ पे प्लस माइनस करके ऐसा कुछ सर्किट का डिज़ाइन किया कि बाबू मेन सर्किट में वो लोग क्या किया कि सोचा लो कि काहे नहीं, एगो हम क्या करते हैं, इसी तारवा को, इस तारवा में एकदम पतला एगो तार बांध देंगे, यानी तो ये बोर्ड में लाया एकदम पतला तार बांध देता है लोग। और जैसे ज़्यादा करंट आता है तो इसी तारवा अपना माने जर के फ्यूज हो जाता है, हट जाता है, गल जाता है। जर के क्या हो जाता है? गल जाता है। जब गल के टूट जाएगा 2 टुकड़ा में, तो ये बताओ बाबू, एक आगे बोर्ड में करंट जाएगा? चूँकि यहीं पर टूट गया करंट, अब यहाँ तक तो करंट आ रहा है, लेकिन आगे तार टूटा हुआ है, आगे रास्ता बंद है। तो आगे रास्ता बंद है तो आगे कोई जा पाएगा? यानी आगे तार टूटा हुआ तो जा पाएगा करंट? यहीं तक लाएगा और बोर्ड तुम्हारा सुरक्षित रह जाएगा। इसीलिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं अपने घरेलू परिपथ में, ताकि मेरा जो करंट आए ना, तो करंट आए तो मेरा फ्यूज तार क्या हो जाए? गल जाए। और गल जाने से क्या हो? फ्यूज, मान लो 1 रुपये 2 रुपये का तार गल जा रहा है तो अच्छी बात है कि ताकि हमारा मान लो 500-1000 रुपये का क्या बच जा रहा है? बोर्ड बच जा रहा है। हो सकता है कि बोर्ड नहीं जा रहा था, टीवी सीडी जरा दिया, मेरा 10,000 20,000 का टीवी सीडी बच गया, फ्रिज बच गया, समझ गया। तो एक 5 रुपये खर्च करना है। तो इसीलिए आप कभी भी घर में बांधो तो मार्केट से जाके बोलिए, मार्केट में किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे हमको फ्यूज बांधने वाला तार दीजिए, यानी फ्यूज वायर दीजिए भैया, 5 रुपये के आराम से आपको दे देगा बांधने वाला। तो जाके खरीद के लगाइए उसको। हम क्या करते हैं तो क्या होगा सर कि फ्यूज तार की जगह पे हम नॉर्मल तार भी लगा सकते हैं, लगा दो, लेकिन फ्यूज नहीं होगा तो करंट आएगा तो बोर्ड धनकाएगा, घरों में आगे लग सकता है उस स्थिति में, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी जल सकता है, ठीक है। हमारे घर में तो एक बार नहीं था, तो हम क्या करते थे, फ्यूजवा बार फ्यूज उड़ जा रहा था, तो हम क्या करते थे, पिलान से पकड़ते थे, में 8 आना का सिक्का डाल देते थे, 1 रुपये का सिक्का डाल देते थे। तो क्या उस स्थिति में मेरा घर में एकदम लाइन जड़ता था, ठीक है। जरूरी नहीं कि फ्यूज तार ही डाले, लेकिन फ्यूज तार बांधने से ये फायदा होगा कि आपके जैसे करंट आएगा तो वो गल जाएगा, आपका बोर्ड सुरक्षित रहेगा। 1 रुपये का तार गल जाए लेकिन आपका बोर्ड सुरक्षित रहे, इसलिए फ्यूज तार। तो बड़ा ट्रांसफार्मर भी ऐसे ही किया जाता है, देखिए ऊपर फ्यूज बांधल रहता है, ट्रांसफार्मर देखे होगे तो पतली तार के बना रहता है। उससे होगा कि ट्रांसफार्मर कहीं से हाई वोल्टेज करंट आए तो ट्रांसफार्मर का तार गल जाए, यानी फ्यूज गल जाए, और ट्रांसफार्मर तुम्हारा क्या रहे? सुरक्षित रहे। ट्रांसफार्मर बनाने में हज़ारों लाखों रुपए खर्च आते हैं, समझा। तो देखो इसमें होता क्या है कि इसे सेफ्टी तार के नाम से जानते हैं। पता चल गया क्यों सेफ्टी तार के नाम से जानते हैं? उच्च प्रतिरोध होता है इसका। क्या होता है बाबू? प्रतिरोध, बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है इसका, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? लो होता है, यानी कि गर्म होने से ही गलेगा नहीं, ठीक है। सॉरी, इसका मैंने धारा का ढेर विरोध करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि तुरंत तो इसे गर्मी मिलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि तुरंत गल जाता है, गलनांक बिंदु बोलते हैं। और ये क्या होता है? तुरंत क्या हो जाता है? गल जाता है। और बताओ, तुम्हारे बोर्ड में लाइट आए, ऐसे गलनांक बिंदु हाई हो, यानी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, ये गलबे ना करे, तब सेफ्टी तार लगाने से कोई फायदा? इसीलिए इसका गलनांक पॉइंट क्या रखा जाता है? तो पूछ देता है, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि बताइए फ्यूज तार क्या होता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव में मिश्र धातु होता है। क्या होता है? किसका मिश्रण होता है? टीन और शीशा का, लेड का, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं? सेफ्टी वायर के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिरोध उच्च की निम्न? उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट उच्च की निम्न? कम होता है, ठीक है। हाँ बाबू, इतना बात याद रखिए, आपके सिलेबस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है।
इतना ही जरूरी, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात कर रहे हैं बॉल पे बात कर रहे हैं। बॉल जो बॉल जो तुम देखते होगे, अब देखो हम लोग जब ललका बॉल जलाते हैं तो उस ललका बॉल में ऐसा फिलामेंट दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। भाई बॉल का क्या होता है बाबू? फिलामेंट। जो जलता है ना उस चीज़ को क्या बोलते हैं? और फिलामेंट होता है। यह फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना रहता है? टंगस्टन। पढ़े होगे तुम लोग, कौन सी? टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। थोड़ा देखना जी, स्पेलिंग गलत होगा तो सुधरवा देना। टंगस्टन, टंगस्टन। धर ली हमको भी, भूली है सब। कौन सी बाबू? टंगस्टन होता है। तो टंगस्टन धातु का बना रहता है, और टंगस्टन धातु की एक खासियत होती है, इसका बाबू मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। और प्रतिरोध भी क्या होता है? हाई होता है। मतलब टंगस्टन धातु को इसलिए चुना गया है कि इसका रेसिस्टेंस प्रतिरोध हाई, यानी प्रतिरोध भी हाई और मेल्टिंग पॉइंट भी। कौन सी बाबू? हाई होता है। इसलिए बताओ, प्रतिरोध हाई नहीं रहे, मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहे, तो उसमें कम ऊँच धारा जाता है। अगर बताओ कितना बॉल गर्म हो जाता है, फिर भी उतारवा गलता है। बॉल गर्म हो जाता है कि नहीं ललका? अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है तो भूस देना नहीं गल जाता वो, समझ गया? इसीलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट जानबूझ के ऐसा धातु लिया गया कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या रहे? हाई रहे। अब सुनो, इसमें बॉलवा को सर शीशा का कवर लगाने का क्या फ़ायदा है? क्या शीशा वाला कवर नहीं लगाएंगे, शीशा फोड़ देंगे बॉलों के ऊपर, बॉलों जलाएंगे तो नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, चूँकि नहीं जलेगा। अब बताते हैं, देखो ये जो टंगस्टन धातु होता है, जो इसमें करंट प्रवाहित करोगे ना, कि इसका जो फिलामेंट होता है यह तभी यह ग्लो कर पाएगा, ये तभी जल पाएगा जब वहाँ पे हवा नहीं हो। क्या बाबू? तो यहाँ से हवा हटा दो, ना तो कुछ ऐसा काम कर दो जो प्रति आक्सीकारक गैस भर दो उसमें, प्रति आक्सीकारक जिसको हवा से नहीं बनता हो। ठीक है? तो हवा निकाल देना तो असंभव है, क्योंकि अगर हवा निकाल दोगे तो अगर शीशा पैक करोगे तो शीशे में फूट जाएगा तुरंत, भूक देना, क्योंकि खींच लेगा। ठीक है? क्या हो गया? मोबाइल हाँ ले जाइए। ठीक है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? टंगस्टन जो धातु है, सॉरी, इसमें जो अगर हवा अगर निकालना संभव है, नहीं संभव है, तो नहीं संभव है तो क्या करता है लोग कि चलो निकालना नहीं संभव, तो इसमें क्या डाल देता है लोग? आर्गन गैस। कौन चीज़? आर्गन गैस डाल देता है लोग। और आर्गन गैस डालने से फ़ायदा क्या होता है? या नाइट्रोजन गैस भी तुम क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। आर्गन या नाइट्रोजन गैस दोनों से प्रवाहित कर दो, या क्या हो जाएगा तुम्हारा? आराम से बॉल जलना शुरू हो जाएगा। तुम नहीं होगा तो जाके प्रयोग कर सकता है। जाना है 10 रुपये हो, 10 रुपये खर्चा करना, बॉल फोड़ देना, तार नीचे धके जोड़ना, अच्छा बोर्ड में लगा के आप बाद में देखना फुट देना है, जर जाएगा, टूट जाएगा। इतना ना? हाँ अच्छा, तो ठीक है, 15 रुपये खर्च करके देख लेना। ठीक है? तो यही इतना इसका कॉन्सेप्ट था बल्ब का। ठीक है? चलो, बल्ब किस धातु का बना रहता है? बल्ब का फिलामेंट बोलो। बल्ब का टंगस्टन धातु का। टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है? गलनांक बिंदु क्या होता है? बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों कॉन्सेप्ट लिखो। हेलो, क्या बोला था? बबली गाना सुना है तुम लोग? हम बबली बोला तानी, मम्मी से बता दिया फोन कैले बानी। एगो हम लोग के बचपन में गाना आया था, दादी से बताई दिए मंगरुआ बीमार बा। हाँ ठीक है, कि मुंबई से बोला तानी, बुरा समाचार बा, दादी से बताई दी है मंगरुआ बीमार बा। उसमें गाना का बोल सुनो, चपले जूता खैले बाटे, गलिए एकर लाल बा, दादी से बताई दी है मंगरुआ बीमार बा। गाना सुना है? नहीं सुनिए तुम लोग? हम चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव में गाते थे इस गाने को। मनोज तिवारी का गाना है। ठीक है,
जैसे मैंने उस गाना का बोल इस प्रकार से कि उस साड़ी बेचने जा रहे हैं, तो बिहारी का वेशभूषा देख के मुंबई से में वो पिटा जा रहे हैं। औरतों को साड़ी मोटरी में लाद के नहीं पहले बेचने आता था लोग, आज भी आते हैं लोग, लेकिन आज थोड़ा सा बदल गया। फिर अब कहाँ लोग आता है, पहले बड़ी साइकिल पे लाद के साइकिल बेचने वाला आता था। तो मनोज तिवारी का बताने का तरीका यह है कि वह साइकिल से जा रहे हैं और उनका कुछ वो अपना भाषा में बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ के औरतों को ख़राब लग जा रहा है। ठीक है, तो साड़ी कह रहे हैं कि लुगा बेचे गई रहनी गांव के नगरिया। ठीक है, ऐसे 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 करके बहुत अच्छा लगता था उस समय के। सही था, बहुत सारी चीज़ें उस समय भी गलत थी, लेकिन यह चीज़ें अभी अभी ख़त्म हो रही थी तब हम लोग के समय में। चलो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की यदि बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यदि बात करें तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस ना दो गो नापता है। ठीक है, और उधर थोड़ा सा बनाना अभी, ठीक है, हम बोलेंगे अभी, जैसे फिगर वगैरह बना देंगे तो थोड़ा सा कर देना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यदि हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, और विभवांतर विभव को चीज़ नापता है, एगो वोल्ट मीटर नापता है, एगो पोटेंशियोमीटर नापता है। विभवांतर को ये सब क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और जो टॉपिक अब नया टॉपिक है, हालांकि इसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन देने वाले तुम लोग को अगले क्लास में। तो जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को यंत्र नापता है। एगो वोल्ट मीटर एगो विद्युतीय यंत्र ही नापता है, और एगो कौन यंत्र है, पोटेंशियोमीटर। तो सर ये वोल्ट मीटर क्या नापता है, तो वोल्ट मीटर देखो तो वोल्ट मीटर क्या है, और तो याद करो पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइस नापता है, दूगो, यानी कि विभवांतर एगो खुद वोल्ट मीटर नापता है, एगो पोटेंशियोमीटर नापता है। देखो जो वोल्ट मीटर होता है ना, यह हैंडल करने में काफ़ी उपयोग होता है, मतलब ये बहुत इजी होता है इसको उपयोग करने में। ठीक है, इसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लो समानांतर कर रहे हैं, मान लो एक हो गया और फिर मान लो एक यहाँ पे हो गया, तो हमको जो इस वोल्ट मीटर को लगाना होगा तो बीच में एगो तार यहाँ पे छुआ देंगे, इसका तार यहाँ पे छुआ देंगे, यानी कि बाबू मान लो अगर यहाँ पे प्रतिरोध R1 हो गया, यहाँ पे प्रतिरोध R2 हो गया, तो ये वोल्ट मीटर दोनों के पैरेलल जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा कि वोल्ट मीटर को बताओ बाबू श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी एगो चीज़ याद रखो कि वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है। बहुत बार यह क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछा गया, आप याद कर लेना बाबू, हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद करिए कि इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है वोल्ट मीटर का आदर्श प्रतिरोध। विभवांतर और ये कौन डिवाइस नापता है, हाँ संतोष गलती कर रहा है, पहले बोर्ड पे देखो, हाँ क्या नापता है बाबू, पोटेंशियोमीटर भी नापता है। जैसे पोटेंशियोमीटर क्या यह वोल्ट मीटर से शुद्ध मान देता है, मानी हेकरा से अच्छा वैल्यू देता है, एक्यूरेट डाटा देता है। कौन देता है, पोटेंशियोमीटर होता है ज़्यादा मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है, अच्छा मान देता है, मतलब सटीक मान देता है। हाई देता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इसके मान में, ना कहा जाता कि इस पे डाउट नहीं कर सकते। तो यह वोल्ट मीटर से शुद्ध मान देता है, समझ में इस बात का अर्थ। इसका उपयोग सेल या बैटरी का EMF नापने के लिए भी करते हैं। EMF मतलब भी वोल्टेज ना होता है बाबू, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगला, इसका उपयोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि सेल के अंदर प्रतिरोध नहीं था, स्मॉल r निकाल रहे थे, तो इसका उपयोग हम इससे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध से हम किससे नापते हैं, पोटेंशियोमीटर से, विभव मापी से। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा हो विभव मापी क्या करता है, तो भाई ये भी विभवांतर ही नापता है, और इससे हम विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भी सेल का नाप सकते हैं। यह अभी मान के चलो, अभी नहीं पढ़ाए हैं तो याद करके चलो, यार किस पॉइंट पे काम करता है, नल पॉइंट पे। किस पॉइंट पे बाबू, नल पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, अब वैसे ही बात करते हैं बाबू, तुम्हारा एक आ जाओ गैल्वेनोमीटर पे। देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ऐसा कुछ रहता है बाबू, ठीक है, जैसे इसमें ऐसे कुछ लगा रहता है, 1 2 3 4 5 इसका डाटा रहता है, 1 2 3 ऐसे कुछ, ऐसे और एक ऐसे सुई लगा दी जाती है। ठीक है, अब जैसे तुम गैल्वेनोमीटर क्या करता है, फिर धारा को नापता है। किसको नापता है, याद रखो, गैल्वेनोमीटर किसको नापता है,
कई बार लड़का सब वोल्ट को बता देता है, यानी विभव को नापता है। नहीं, गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, लेकिन काफ़ी छोटा छोटा वैल्यू नापता है, स्मॉल वैल्यू, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, छोटा छोटा मान को नापता है। यानी कि यह धारा की तो उपस्थिति नापता है, लेकिन क्या बाबू, यह छोटा वैल्यू नापता है कि बड़ा वैल्यू। हम गैल्वेनोमीटर को सोचेगा कि तुम तनी तनी 220 वोल्ट पे लगा तो गैल्वेनोमीटर धनक जाएगा, एकरा में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू, आग लग जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि यह वैल्यू तो नापता है, लेकिन स्मॉल वैल्यू नापता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ऐसे धारा नापता है। इसका कम मान वाले धारा को मापता है, यानी कि छोटे छोटे वैल्यू को नापता है। ठीक है, यानी कि और इसे किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। मेरे कहने का अर्थ है कि क्या सर जो स्मॉल वैल्यू को नापता है, इसमें से तार निकलता है, प्लस तार निकलता है, माइनस तार, हाँ निकलता है। जब इसको तुम जोड़ोगे ना, प्लस तार और माइनस तार को जोड़ोगे किस में, जब परिपथ में अगर तुम चाहोगे कि चल तन चेक 33,000 में लगा देगा, तुरंत ही धनक जाएगा। और नहीं होगा तो सुई हैंगा टनाइले रह जाएगा, हमेशा यही मतलब तना जाएगा। ठीक है, जब ही इस गैल्वेनोमीटर को हम कहाँ लेके जाते हैं, तार के पास लेके जाते हैं। गैल्वेनोमीटर को किसके पास लेके जाते हैं, तार के पास लेके जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है, मतलब घूमने लगती है। अगर उस तार में करंट होगा तो हई सुइया जानते एंगा हो जाएगा। और वहीं अगर ढेर तार वाला रहेगा, मतलब ढेर धारा वाला रहेगा, तो सुई तानाइले रह जाएगा। इस स्प्रिंग को तनी से तानोगे तो ठीक है, अब एक धक्का लम्बा मारा दो तो लम्बा रोले रह जाएगा स्प्रिंग। तो वैसे ही ये क्या है, तो ये धारा नापता है, लेकिन कम धारा की ज़्यादा धारा। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, बनाए वीडियो और जैसे बैठले बैठले तनी बना दो, खूब जूम करके, हेलो का मुड़ा मुड़ी हाई दिखे, हम दिखे बोर्ड पे दिखे, बैठले बैठले बना सकते हो। ठीक है, और इसको किस में जोड़ते हैं बाबू, श्रेणी क्रम में। तो पैरेलल में किसको जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को, गैल्वेनोमीटर को। भाई गैल्वेनोमीटर का, हाँ ठीक है, गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। और इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। देखो, इसका आदर्श प्रतिरोध तो 0 होता है, लेकिन वास्तव में किसी का भी मान 100% मतलब मोर एक्यूरेट डाटा नहीं होता है। ठीक है, मोर एक्यूरेट डाटा कहने का अर्थ हुआ कि एकदम 0 नहीं होता। प्रैक्टिकली किसी का भी प्रतिरोध, कोई ऐसा दुनिया में जान लो तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिरोध एकदम से क्या हो। सबसे अच्छा चालक होता है ना चांदी, उसका भी प्रतिरोध 0 नहीं होता है। लेकिन हम थ्योरेटिकली मान के चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसका आदर्श प्रतिरोध कितना हो जाए बाबू, सुनिए। तो यह थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली, अपना वर्ड मीनिंग सुधार लेना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी का मान 0 हो जाए। समझ रहे हो। फिर उसके बाद बात करते हैं कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर, ठीक है, पोटेंशियो, अब देखो अच्छा ही तो बता दिए हैं। ठीक है, अब आओ ए मीटर क्या करता है। तो सर अभी ना बताएं, देखो 2 चीज़ बताएं, विभवांतर 2 चीज़ नापता है। ये कौन चीज़, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। यह क्या करता है बाबू, इसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में। यह अच्छे से उपयोग कर सकते हो। इसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। इधर आओ, इससे शुद्ध मान देता है। फिर इसका उपयोग सेल या बैटरी के लिए करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध भी काम कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और नल पॉइंट पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर के लिए क्या बात की है, गैल्वेनोमीटर जो धारा नापता है, इसे कौन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसका आदर्श प्रतिरोध 0 होता है। तो देखना कई बार कन्फ्यूजन अनंत मार के चल जाता है सब। अरे भाई याद करो, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यानी 0 हो जाएगा। यानी कि कह सकता है, ऐसे याद कर लो, गैल्वेनोमीटर में कन्फ्यूजन मत होना, गैल्वेनोमीटर में 0 होगा कि अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो याद करा दिए हैं, याद हो गया, लेकिन जब तुम लोग जाते हो बोर्ड में तो भूल जाते हो। तो ऐसे गले पले कोई चीज़ आ गया, यानी कि पेट तुम्हारा 0 खाली है, यानी गैल्वेनोमीटर तक, यानी गैले तक ले तुम खाली, यानी कि पेट तुम्हारा कोई खाली नहीं, 0, तो 0 हो जाएगा। अब बाकी 0 याद होगा तो ये अनंत हो गया। ठीक है, तो ये कम धारा नापता है, तो ढेर धारा कौन नापता है, ए मीटर। क्या बाबू, ए मीटर, ठीक है, यह उच्च धारा नापता है। इसको हम किस में जोड़ते हैं, चूँकि दोनों काम सेम होता है। और इसका आदर्श प्रतिरोध कितना होता है बाबू, 0 होता है। कोई दिक्कत, तो किसका अनंत होता है, वोल्ट मीटर का। ठीक है, और 0 किसका होता है,
एमीटर का, ठीक है। कौन नल पॉइंट पे काम करता है? विभव मापी, ठीक है। अनंत किसका होता है? वोल्ट मीटर को समानांतर की श्रेणी, और गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में, ख़त्म करने दो।